नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार चित्रा मुदगल की लिखी कहानी सन्निपात। उफ, उमस पसीना नहीं, लसलसाहट उगल रही। बेहाल दोपहरी न खुद ऊँग रही है न ऊँगने दे रही। बेना डुलाते उनके हाथ थककर अचानक थमक जाते हैं। बाईं करवट होते हैं तो बायां हाथ, अब दाहिनी करवट होते हैं तो दायां। असर फिर भी बेअसर। चुटकी भर राहत बेना डुलाते हाथों को तब मिलती है जब रिश्ते पसीने से लिपट चुल्लू भर हवा में नन्हे झोंके तन से लिपट मन को जुड़ाने लगते हैं। उन्हें उन पलों में महसूस होता है जैसे वह किसी पराए कमरे में नहीं, अपने वातानुकूलित कमरे में आराम कर रहे हों। उन्हें मायने ठाकुर अखिलेश प्रताप सिंह को भ्रम ही सही, मगर भ्रम खासे रसीले हटीले होते हैं। जब भी होते हैं तर्क की मक्खी की नाक पर बैठने की कोशिश को उड़ाए दुरियाए रखते हैं। छाती पर धरे न कटते सिल जैसे समय की सुई को थोड़ा आगे ठेल देते हैं। चलो कुछ और कटा, कहना ही तो पड़ रहा है, इसी बहाने कट ले। बेचैनी से बतियाते हैं। लड़कइयापन से निवाड़ के पलंग पर सोने की जो आदत उनकी पड़ी है वह धमनियों की धबधबाहट हो गई बनी रही, और उसे बनाए रखने का सुख जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर उन्होंने खोना भी नहीं चाहा। वही ढीठ आदत लोहे के इस फोल्डिंग पलंग से समझौता नहीं कर पा रही। अजीब जब रही है। नींद कभी तो आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि निवाड़ का पलंग छोड़ जब उन्होंने स्वयं सस्ते से लोहे के पलंग पर सोने का निर्णय कर लिया तो फिर उनकी आदत इससे बगावत क्यों कर रही है। आज तक रिकॉर्ड बना हुआ है, जब भी उन्होंने सोचा, दिन हो या रात, बहुत जग लिए, अब उन्हें सो जाना चाहिए, तो पलंग पर गिरते ही नींद उनकी आंखों में आ डूबी। खुली तो जिस समय उन्होंने उठने की सोची खुल गई। न अलार्म लगाने की ज़रूरत, न किसी से ये कहने की कि उन्हें सुबह फला फला समय चाय देकर जगा दिया जाए। माना कि उनकी चली आ रही आदत को शानदार निवाड़ के पलंग को छोड़ लोहे के फोल्डिंग पलंग पर सोने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है तो क्या हुआ, पड़ रही है तो पड़ रही है। वह उनकी मर्जी के विरुद्ध कैसे जा सकती है। उन्हें भी बहुत कुछ अखर रहा है। दोपहरी हो या रात, विश्राम या सोने के लिए जैसे ही लेटते हैं, फोल्डिंग पलंग पर आहिस्ता से लेटने के बावजूद भूचाल सा आ जाता है कमरे में। करवट चाहे वह कितनी आहिस्ता से भरे, भूचाल को खबर हो ही जाती है कि उसे आना है। कहीं वजन तो नहीं बढ़ गया उनका। बिना खाए तो नहीं रहेंगे, लेकिन पेट भरने के लाचारी भरे उपक्रम को पौष्टिक भोजन कर पाना तो कहेंगे नहीं। कैसे बढ़ सकता है। इधर व्यायाम में अनियमितता आ रही है। यूँ तो सांझ को टहल लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि मात्र उतना टहलना देह के खींचते जोड़ों के लिए पर्याप्त प्राणवायु नहीं है। यहाँ आए रहने से तो 3 रोज तक देसी के चलते पाखाने ने भी उनसे ठनगन ठान ली। बैठ गए तो उठने की दिक्कत। दीवार और गंदे फर्श पर टेका लेकर 3-4 बार भरभराने की सीमा तक पहुँचने के बाद स्वयं को किसी प्रकार साध कर वह उठा पाए। इवाकोल और स्टूल शार्पनर दोनों वक्त खाकर तो चौथी सांझ को उन्हें कुछ राहत मिली। पाखाने की दिक्कत को लेकर मकान मालिक से उनकी बात हुई। उनकी परेशानी उनकी समझ में आई। उस सांझ एक कारपेंटर को भेजकर उन्हें पाखाने की दाईं बाईं दीवार पर लकड़ी की 2 मूठें ठुकवा दी। मूठों से कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं महसूस हुई उन्हें। उचकना तो तब भी पड़ता है, अब भी पड़ता है। ताकत निचुड़ जाती है। वैसे यहाँ इस कमरे में डेरा डाले उन्हें महीने से ऊपर हो रहा है। बताने में हर्ज नहीं। यहाँ माने उन्नाव के इस प्रतिष्ठित सिविल लाइंस की ऊंची रिहाइश में कमरा पुरानी तर्ज का चबूतरे से जुड़ा छोटा नहीं है। रसोई अलबत्ता ज़रूरत से ज़्यादा सकरी, नहान घर और पाखाना घोर पुराने चलन का, वह भी कमरे के 20-25 कदम पिछवाड़े। रात बिरात उन्हें लघुशंका की खातिर ऊंची घास फूस मझाते हुए जाना पड़ता है। आदत नहीं है जहाँ तहाँ खड़े हो ले। सांप बीछी के डर से भी
ऊपर धुक पकाता है। सांप पीछे के डर से जी ऊपर धुक पुकाता है। मजबूत जी अंधेरे से नहीं भयभीत होता, घास फूस से डरता है। टार्च की वृत्ताकार तीखी रोशनी गुथी सघन घास के तलहट को छेद नहीं पाती। दाहिने हाथ से थोड़ा सुस्ताना चाहा, बेनाव डुडुर डुडुर डोलने लगा। क्षणांश जबरन मूंद रखी आंखें खोलकर उन्होंने छत पर स्थिर पंखे की ओर देखा। बिजली अभी तक नहीं आई। लखनऊ और उन्नाव में कुछ तो फर्क होगा। राजधानी चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की, शिकायत फिजूल है। अनुमान है उनका आलीशान अन्नपूर्णा भवन का पिछला ये हिस्सा एक समय कोठी के नौकरों चाकरों का रहा होगा। बढ़ती महंगाई के तोड़ के रूप में इस्तेमाल करने की बाध्यता ने ही मकान मालिक को इस कमरे को किराए पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया होगा। ठीक है, ख्याल गलत नहीं है, मगर किराएदार की बुनियादी सहूलियतों को ध्यान में रखकर कुछ तब्दीलियां उन्हें पहले ही करवा लेनी चाहिए थी। नौकरों के कमरे में रहने वाले वह उनके नौकर तो हैं नहीं। वह ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इनकी तनी हुई मूँछों को देखकर ही उन्हें समझ लेना चाहिए था कि वह किराए पर कमरा किसी ऐरे गैरे को नहीं उठा रहे। लखनऊ में उन्होंने अपनी गोमती नगर वाली कोठी में इस बात पर विशेष ख्याल रखा था कि कोठी के तल के प्रत्येक कमरे में नहानघर और पाखाना जुड़ा हुआ हो। पाखाना वह भी आधुनिकतम कमोड सिस्टम वाला। कोठी बनवाने से पहले पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापनों में वह जहाँ कहीं भी आधुनिक नहानघर और पाखानों का विज्ञापन देखते ठिठक कर उसे गौर से देखने लगते। कोई मक्खी गाल पर आ बैठी, बेने के डंडे से उन्होंने उसे उड़ाया। तुलना उचित नहीं होने लगती है। स्वतः तो वे कर भी क्या सकते हैं। गांव जाने के नाम पर उछाल से उतरा आने के बावजूद एक यही अड़चन सदैव उन्हें अनमना करती रहती है। मंगलू के आने का समय अभी नहीं हुआ। शायद तपन से निजात पाने के लिए मंगलू ही ये बहना खरीद लाया था उनके लिए। गांव में आमा पानी भरे कठौते में बेना भिगोकर डोलाती थी। ठंडी हवा फेंकता था बेना कठौते में भीग कर। डुग 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 उनका दाहिना हाथ थमक गया। बेना डोलाता। कोई ताल आई है कानों में धीमी दूर से। यहाँ लय और ताल एक दूसरे में समाये हुए, मगर यहाँ मदारी आया है उनकी गली में। बंदर बंदरिया का खेल गली में ही तो जमता है। बंदरिया रूठ सकती है अपने दूल्हे से, दुल्हनें नहीं रूठ सकती घरों में अपने दूल्हे से। नाटक ही सही, बंदरिया का साहस दुल्हनों में कहाँ भाता है। खेल में तमाशा, तमाशे में दुस्साहस मना कर देती हैं दूल्हे के संग जाने से। मदारी नहीं है। मदारी का डमरू तेजी से कड़कड़ाता हुआ सहसा बीच में झन झन गुलाटी खाता पलट पड़ता है। फिर कड़कड़ाहट में बिसाती तो नहीं, बिसाती डमरू नहीं बजाता, पिपहरी बजाता हुआ घुसता है गांव गली गलियारों में। गलत, उनके गांव माने धनुही खेड़ा में आने वाला बिसाती ननकू डमरू भी रखता था अपने पास। कभी बांसुरी, कभी डमरू, कभी पिपहरी। कोठरियों, दालानों और अटारी पर बने सजे धजे कमरों में भीगे डेने डोलाते, चूड़ियाँ खनकाते हाथ थमक जाते। रसाउर की मिठास, घुले सुर और टहक लिए ताजे गन्ने के रस की खीर उन्हें अपनी ओर बुलाते। अपनी अनोखी अलबेली दुकान बांस पर टांगे कंधे से सटाए हुए, सब कुछ दुनिया जहान का। दुल्हनों और किशोरों के लिए रंगीन फुदनों वाली सूती रेशमी चोटीले, झलझल झलकारे मारती कांच की टिकुलियाँ, राल की डिबिया, लहराते बालों की उड़न छू होने को व्याकुल लटों को नस लेने वाली प्लास्टिक की चुट्टू से बंद होने वाली किल्पें, लाल मछली सी, पीली काली तितली सी, ढीले पैजामों वाले छौनों को लुभाते आँखों के रंगीन चश्मे, गेंद, गुब्बारे, कंचे, पिपहरी, बांसुरी, कैंची, सुई, धागे, दुधमुहों को नज़र से बचाने की खातिर काले डोरे, ताबीज, छेदहा, पैसा, ढोलने, काठ की मुँह की चुसनी, नाक तक खिंचे घूंघट से निकल कलाई भरी चूड़ियाँ खनखनाती एक वहाँ उन्हें अचानक धर लेती लपक कर। मोर छुट्टन, कहाँ भाग रहे हो? तनी सुनो ना, धरो ई 2 रुपया। दुलारे बिसाती आवा है ना, हमरे बड़े ओठन की एक ठो लाली ला दो ना, हमरे बड़े ओठन की एक ठो लाली ला दो ना। ला दो
हम तुमरे बरे कल मिठुआ की दुकान से पौआ भर कंपट मंगा देवे। करवट भरी भौजी। बायां हाथ उठा और बेना डुलाने लगा। दूर से निकट और निकटतर आती डमरू की मदमाती लय अब धीमी नहीं रही। उनके सीने में पैठ रही सीढ़ियाँ उतरती। गुनगुने घास सी गौरैया की छुअन लय झूम रही। दबे पाँव, सधे पाँव, घुमेरे लेते पाँव, हिलोर भरते पाँव, माथे से ढलका पल्लू डैनों सा उड़ रहा। पहली बार चेहरा दिखा, डाली पर थर्राता चंपा का फूल, चपल किशोरी झुमरी बेड़िन सा मासूम चेहरा, किसने तरासे नयन नक्श। बच के समरिया मोरे बच के समरिया, मोर लागी नजरिया लागी नजरिया, मोर लहंगा न डसले लोहे बनके, मोर लहंगा न डसले तोहे बनके नगिनिया, तन बच के समरिया तन बच के समरिया। महसूस हुआ सहसा बेना डुलाता बायां कंधा दुखने लगा है। भाई बाईं करवट ज़्यादा देर लेट भी नहीं पाते। बुढ़ापे की ओर बढ़ती देह से बायां कंधा कुछ ज़्यादा जल्दी ही बुढ़ा गया लगा उन्हें। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर फैजा ने चुटकी भरी थी। सिंह साहब, अब मान भी लीजिए कि एज फैक्टर के अपने रंग होते हैं। 3 रोज पहले गांव गए थे, सोच कर गए थे और किशोर सेवक मंगलू से कह कर गए थे कि मन न उचटा तो 2, 3, 4 रोज उनका गांव में रहने का इरादा है। हुड़क मच रही जाने क्यों। यूं तो अब भी लखनऊ से गांव की ओर निकलते ही अपनी चहेती सेंट्रो लेकर निकलते। यातायात के निरंतर बढ़ते दबाव के बावजूद लखनऊ के भीतर स्वयं ही गाड़ी चलाते। हजरतगंज में चाहे चौधरी की मलाई की गिलोरियाँ खाने की इच्छा हो या टुंडा के कबाब, गांव बहुत दूर न होने के बावजूद अकेले गाड़ी ले जाने में सदैव हिचकिचाते। ऐसा नहीं कि वहां तक गाड़ी चला नहीं सकते। दरअसल हिचकिचाहट थी इस बात की कि वह गांव भर को दर्शाना नहीं चाहते थे कि भले वह नौकरी करते रहे सरकारी, मगर रहते हैं अपनी शान से। जो भी हो, अपने गांव वह बिना ड्राइवर के कभी नहीं गए। बिना हम महावत के हाथी पाल सकता है क्या कोई रईस। लखनऊ से उन्नाव पहुंचने में कम से कम घंटा भर तो लग जाता। उन्नाव से गांव धनुई खेड़ा पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे से कुछ ऊपर। अचलगंज और बारा होते हुए निकलना होता है। सड़क सीधी है, बहुत चौड़ी नहीं है तो सकरी भी नहीं। एक आध जगह जमकर मरम्मत मांगती है, गनीमत समझो। पुराने दिन याद आते हैं तो जूड़ी चढ़ती है। इतनी उन्नति कम है। दिलावर उनकी सरकारी गाड़ी चलाता था। अवकाश प्राप्ति के उपरांत दिलावर ने निश्चय कर लिया वह कुशल ड्राइवर होने के बावजूद किसी की निजी गाड़ी नहीं चलाएगा। टैक्सी स्टैंड की टैक्सियां चलाएगा, शहर से बाहर की सैर करेगा। देश के अदेखे कौन देखेगा। हाँ, बाबूजी की बात जुदा है। गाड़ी लंबी न सही उनकी तो क्या हुआ, दिल बड़ा है उनका, इतना कि 4 लखनऊ समा जाएं। जब भी बाबूजी को ज़रूरत होगी उसकी, और जितने दिनों की होगी, वह उन्हें मना कर सकता है क्या कभी। दिलावर की ज़रूरतें उन्हें गांव जाने के समय पड़ती। अंधेरे निकलते कि पौ उन्नाव में फटे। साथ में अपनी राइफल रखना न भूलते। ज़रूरत ना भी पड़े उसकी, मगर उनका साथ होना बहुत ज़रूरी होता। साथ चलती रहती, रह रहकर कांख गुदगुदाती, बिना महुआ कंठ से उतारे महुए की मादकता में डूबी दिलावर की लंत रानियाँ। 2 स्पष्ट मांगे होती दिलावर की उनसे। मौसम हुआ तो गुल्लू महुआ का फल की लजीज सब्जी बनाकर खिलवा दें, गांव वाली बड़ी मालकिन से। रात ठहरने का इरादा न बने तो लौटती बेर गाड़ी चलाते हुए अंग्रेजी के घूंट भरने की इजाज़त दे दें। बाबूजी जानते हैं, गला तर होते ही स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ अधिक चौकन्नी हो उठती है। लौटती बेर दिलावर एक और ज़रूरी काम को अंजाम देने से न चूकता। गांव का क्षेत्रफल पार करते ही सहसा गाड़ी को कटरी की ओर मोड़ देता। झुमरी के दरवाजे वह जा नहीं सकते थे। झुमरी समझती थी इस बात को। उन्हें भैरव सिंह के विशाल बाग के पिछवाड़े वाले बरगद की आड़ में उतार कर वह गाड़ी से झुमरी को उनके पास ले आता। पिछली दफ़े 1.5 साल पहले मिले थे तो अचानक एहसास हुआ था कि उन्हें झुमरी देख तो उनकी ओर रही है, मगर देख कहीं और रही थी। उसकी आंखों का मोतियाबिंद खतरनाक मोड़ ले चुका था। सीतापुर नहीं गई तुम आंखों के ऑपरेशन की खातिर? झुमरी ने सवाल सुना और अपनी आंखें नीची कर लीं। पूछ रहे हैं हम कुछ तुमसे। झुके चेहरे के ओठों
पर शब्द बटोरती हल्की सी फड़कन हुई, मगर चिपकी चुप्पी नहीं टूटी। बोलो झुमरी, आंखों का ऑपरेशन निहायत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, लापरवाही ठीक नहीं। ओंठों पर अब की ओस की कुछ बूंदें आकर ठहर गईं। दिखी उन्हें। झुमरी रो क्यों रही? पूछ रहे हैं हम तुमसे कुछ। मौन खला, अधीर हो आए वह। समय नहीं है हमारे पास झुमरी, सूर्यास्त से पहले पहले हमारा उन्नाव पहुंचना जरूरी है। असर हुआ। ओंठ अब की फड़के तो खुले, ठिठके वापस खुले, बालों में सफ़ेदी उतर रही, मगर नमकीन मासूमियत ठीक वैसी ही है जैसे पहले पहल उनने देखी थी। पिछली कई बार से बस उन्हें उसकी नाक में झूलती बुलाक नहीं दिखी जो उसके बोलने के लिए आतुर ओंठों के खुलते ही सिहर उठती थी। जाए वाले रहन सीतापुर आखिन के अस्पताल, रुपया जो दई गौ रहे 5,000, खर्च पानी के बरे संजो के धरे रहीन। उतरत पूस अचानक रमुआ की तबीयत बिगड़ गई। 3-4 खून की उल्टी वहीं, फिर चुप्पी पिघल रही, चुप्पी सादे गालों से रपटती ओस की बूंद ओठ पर ठहरी हुई बूंद में आकर गुम हो गई। गुम हो रही थी। मन किया था सदैव की भांति आगे बढ़कर बूंदों को अपने ओठों से छू ले। उनके ओठ डांटेंगे जरूर उन बूंदों का, बुलाक क्यों बेचती, हमें काहे नहीं खबर कराई झुमरी, अब कैसा रमुआ? डॉक्टर कहीं टीवी है रमुआ का, उन्नाव ले जाए के इलाज करवावो। गए मालिक, नासक टौनू धोखा देगा। महतारी का छाड़ी भगवान के पास चला गा। मालिक हम काहे जिंदा हैं? झुमरी उनकी छाती पर भरभरा गई थी। मालिक झुमरी का दूसर रमुआ दई दियो, आसरा चही, कही के आसरे जिंदगी काटे। घुर्र घुर्र छत पर पंखा डोला, शायद 2 हिस्सों में कटी पड़ी देह ने एक जोड़ी आंखें खोली। बिजली आ गई। एक चक्कर लगा, पंखे के डैने ठहरते ठहरते ठहर गए। अहाते के बाहर बिसाती पिपहरी बजाकर दिखा रहा होगा। पिपहरी खरीदने वाले बच्चे को देख लो, तसल्ली कर लो ठीक से बज रही कि नहीं। करवट भरी, वजूद के दूसरे हिस्से को खुद ही जकड़ कर करवट लिया। इस बार की क्या कहें, जैसे गए गांव वैसे तो कभी नहीं गए। बस से नहारिया के किनारे उतरते ही पाँव ठिठके, तो फिर ऐसे नंगे छूछे चले क्यों आए? पड़े रहते जहाँ पड़े हुए थे। बुलौआ तो भेजा नहीं था गांव ने। भीतर पसरा बीहड़ सा विषाद दूसरों के चेहरे पर उगे प्रश्नों के साथ घूमती तकली पर खिंचती पूनी सा खिंचता ही नहीं चला जाएगा। पहुँचे तो बड़े भैया सनई की बटी रस्सी को ढेरा नचाते हुए रस्सी लपेटते दरवाजे पर ही खटिया पर बैठे मिल गए। पाँव छूते ही भौचक हुए। तुम, गाड़ी कहाँ है छुट्टन? गाड़ी को टोहने के लिए उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। बात बनाई अकुराती जबान से। दिलावर छुट्टी लेकर लखीमपुर गया हुआ है अपने गांव, रुककर उसके लौटने का इंतज़ार कर सकता था। फिर मन किया कि बात उठी है मन में, घर चला जाए तो निकलने में दिक्कत कैसी। ना सही गाड़ी। कह तो गए, झूठ पर डरे, कहीं बड़े भैया पलट कर यह ना कह दे। कभी कभार फ़ोन पर हालचाल ले दिया करो। माने मन बना था फ़ोन पर इत्तला भर कर देते। जीप लेकर कोई बस स्टैंड पहुंच जाता। बड़े भैया ने पलट कर ऐसा कोई सवाल नहीं किया, बल्कि फूटी परम प्रसन्नता उनकी मरोड़ी मूँछों तक फैल गई। रस्सी बटना उन्होंने रोक दिया। खाली समय का उपक्रम है ये उनका। आ गए हो तो रुको कुछ रोज़ छुट्टन। अच्छा ही है गाड़ी लेकर नहीं आए, वरना धैया छूकर भागते। तुम्हारे ठिकाने का इंतजाम भी हो रहा है, सलाह करनी है तुमसे। इरादा है बाहर वाले बंगले में देसी की बगल में तुम्हारी खातिर एक विदेशी टट्टी बनवा दें। क्या कहते हैं उसे? ओढ़ी खुशी फूटी और लहकी। कमोड। हाँ वही। दरअसल छुट्टन चलते पानी की समस्या हो रही है, उसका भी समाधान खोज लिया जाएगा। वो सगवर वाले विक्रमादित्य सिंह को तो तुम जानते हो। पिछले दिनों अपने यहाँ उन्होंने बनवाई है विदेशी टट्टी। बात हुई है उनसे, बता रहे थे कानपुर की कोई प्रतिष्ठित हार्डवेयर की दुकान है जो पूरे काम का ठेका ले लेती है। क्या सोचते हो तुम? ठीक सोच रहे हैं आप, ज़रूरत है। टट्टी बन जाए वैसी तो वह गांव आकर रह सकते हैं।
जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो कल ही बात करता हूँ विक्रमादित्य से, ज़रूरत हुई तो एक आध रोज में कानपुर हो आऊँगा। ओढ़ी लहक उदास निश्वास में बदल गई। गनीमत, बड़े भैया को उनके लखनऊ छोड़ने की कोई भनक नहीं है। नहा धो लो। नहा धो के निकले हैं। सेवक राम अवतार से बड़े भैया ने उनके चाय पानी की खबर भिजवा दी। घर के भीतर यानी बड़े बेटे अभय को उनकी कोई चिंता नहीं। एक रात वृद्ध पिता अचानक घर से गायब हो जाता है। घर पर कोई सूचना दिए बगैर, कोई पुर्जा लिखे बगैर। बंगले के गेट पर लगा हुआ ताला सुबह उन्हें खुला पड़ा हुआ मिला होगा। बहू हमेशा की भांति दूध वाले की घंटी बजने पर अपनी चाबी से गेट का ताला खोलने आई होगी और खुले पड़े ताले को देखकर चौंकी नहीं होगी। कोई तहकीकात नहीं। चाय आ गई, तुलसी अदरक की गाढ़ी चाय, स्वाद गंध ही अलग। घर के दूध में चाय का रंग फूटता है। भौजी नहीं रही। घर के भीतर पांव देते जी खदबदाता है। अभय की अम्मा पूरब गांव वाली भौजी से पहले ही चलनी थी। 4 साल होने को आए। भौजी देवर नहीं बेटी विदा करती थी। खटोले चढ़ी बड़ी बहू को हिदायतें देती रहती। अनाज पानी से सेंटरों की छोटी सी डिक्की ठुस जाती। मट रहा आटा, कुम्हरौड़ी, मेथौरी, जौ का सत्तू, आम की सूखी फकियाँ, किल्हा अचार, समूचे आम का, सरसों के तेल की पिपियाए, सूखा निमोना, आम पापड़, सिंघाड़े का आटा, रामधनी चावल और न जाने क्या क्या। चुग्गा है सब चुग्गा। साल भर चुगते रहिए। ज़मीन जायदाद में आपका कोई हिस्सा है? 1.5 लाख 1.5 लाख आपके हिस्से का मुनाफा। बस साल दर साल डकारते रहते हैं। नियत डोल चुकी है बड़े बप्पा की। उनकी चालाकी अभी समझ में नहीं आ रही आपके। जिस दिन सिर से पानी गुजर जाएगा, गाल बजाते बैठे रहिएगा। खोलिए, समय रहते बंटवारे के लिए मुंह खोलिए। अभय की उदंडता पर खींच उठते। यह क्या बदतमीजी है अभय? जब भी गांव से लौट कर आता हूँ तुम यही बखेड़ा लेकर बैठ जाते हो। क्या कमी है तुम्हें? मुट्ठी भर जमीन में ऐसा कौन सा राजपाट छिपा हुआ है जिसे पाकर तुम रातों रात टाटा बिरला हो जाओगे? मेरे नाम से अलग से चक है। खतौनी नंबर पिछली बार मेरे मांगते ही बड़े भैया ने फौरन ला कर दे दिया। बेझिझक। खोट होती उनके मन में तो आनाकानी करते ना। पूछते अचानक क्या ज़रूरत आ पड़ी खतौनी की? जाहिर सी बात है तुम्हारी अक्ल में क्यों नहीं आता। हमारी ज़मीन है, हम जब चाहें तब उसे बेच सकते हैं। कौन रोकेगा हमें? एक और बात है, मैं रहूं न रहूं, चक में तुम्हारा नाम मेरे बारिश के रूप में चढ़ा हुआ है। अभय की बिलबिलाहट फिर भी शांत न होती। पलटवार करता। खेत रखकर करेंगे क्या? खेत मैं जोतने से रहा। फिर खेती ही करनी होती तो ऊंची पढ़ाई करने आप स्वयं क्यों घर से निकले? खेती करते, गल्ला समेटते आप घर से निकले तो निकले। मुझे भी आपने इंजीनियर बनाकर छोड़ा। बड़े बप्पा की तरह समझ बूझ कर चलते। विक्रम भैया को उन्होंने एग्रीकल्चर में एमए कराया कि नहीं कराया? मुझे क्यों अफसर बनाया? बोलिए। किसान बनाने का ख्वाब क्यों नहीं पाला? पढ़ा लिखा आदमी खेत नहीं जोत सकता। चलो नहीं पाला तो ठीक किया, लेकिन ज़मीन रखकर होगा क्या जो मेरे किसी काम की नहीं? माना पैतृक अचल संपत्ति है, कहीं जाएगी नहीं, मगर यह भी सच है संपत्ति में संपत्ति का विस्तार हो सकता है। एक और सच सुन लीजिए, भविष्य में खेती किसानों के हाथ नहीं रहेगी बप्पा। उद्योग का दर्जा हासिल करेगी। पूंजीपति ही खेती करवाएंगे। कोई नहीं छूटेगा समय की मार से। छोटे बड़े सभी किसानों को अपनी ज़मीनें बेचनी होंगी, चाहे न चाहें। चेतिए, यही उचित समय है। बड़े बप्पा से खुलकर बात कीजिए बंटवारे पर। स्वयं वह बात चलाने से रहे। सोने की मुर्गी के अंडों से कौन परहेज रखना चाहेगा? देखिए, ये सुनहरा मौका है। लखनऊ या लखनऊ के आसपास या नोएडा से लगा यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर एक शानदार बड़ा प्लेट खरीदा जा सकता है। एक से एक देसी विदेशी बिल्डर लाभदायी निवेश के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। सुनकर वह विस्मित हुए। फ्लैट? हाँ फ्लैट। इतना बड़ा बंगला है ना ठाठ से रहने के लिए हमारे पास। है बप्पा, लेकिन इस बंगले को हम किराए पर नहीं उठा सकते। फ्लैट हम ज़मीन बेचकर निवेश की दृष्टि से खरीदना चाहते हैं। उसे हम किराए पर उठा सकते हैं। प्रति माह बंधी हुई अच्छी खासी रकम आएगी हमारे पास। पूरब गांव वाली जिंदा नहीं है। जिंदा होती तो औलाद की पैरवी को फौरन आ खड़ी होती, आंखें दिखाती। तुमसे बड़ा अफसर है बचुआ, तुमसे चौगुनी तनख्वाह ले रहा, तुमसे ज़्यादा लंबी गाड़ी में चल रहा, नफ़ा नुकसान की समझ तुमसे उसे ज़्यादा है। ठाकुर साहब नए ढंग से सोचता है।
आगे की सोचता है। मान काहे नहीं लेते उसकी बात। कानून तुमसे कम नहीं जानता बचुआ। कह रहा था एक रोज पैतृक संपत्ति में अब लड़कियां भी हकदार हो गई हैं। जमीन बिकेगी तो रविजा और नीलिमा दीदिया को भी कायदे से हक देना होगा तो देंगे अम्मा। ये बात तो पूरब गांव वाली ने जीते जी बताई थी उन्हें। सुनकर माखौल उड़ाते से हंस पड़े थे वह। अजीब मूर्ख है, देना चाहेंगे तब भी उन्हें विश्वास है चौहान और कुशवाहा साहब दोनों दामाद हिस्सा बांट लेने से साफ मना कर देंगे। बड़ी बेटी रविजा की 3 नंदे हैं, छोटी नीलिमा की 2। सरकार का काम है विदेशों की नकल कराए रोज नए नए कायदे कानून बनाना। अमल कौन करता है? फिर उनके बैसवाड़े के तेवर जुदा ठहरे। वहाँ सरकार के कानून नहीं चलते हैं भूपति क्षत्रियों के परंपरागत नियम कायदे, 20 बिसुआ वाले मालदार कान्य कुब्जों के अनुशासन। मजाल कोई राई रत्ती इधर से उधर होले। सोना उगलती है बेसवाड़े की धरती। हाँ, फिर भी उस सोने सी धरती पर भूखा भूखा ही सोता है। भूखा न सुलाया जाए तो गोइयों की लगाम कौन थामेगा। दहलीज में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाबा कहा करते थे, बैसवाड़े की प्रकृति की भी अदृश्य मूछें हैं छुट्टन। बैस ठाकुरों की भांति उसके भी ताव तेवर कभी ढीले नहीं पड़ते। अंग्रेजों के ज़माने में भी उनकी तोप खाने वाली सरकार उनके दरवाजे की राम जुहार ठोकती थी, वसूली को बैठती थी। अपनी सरकार के दिन कौन बदल गए। साल खाड़ में जब भी इलाके में पांव धरती है उनके ही दरवाजे जीमती है। समझते थे तब भी उनके दरवाजे से उनका मतलब था द्वार, चाहे डौडिया खेड़ा के वीरेंद्र विक्रम प्रताप सिंह का हो या सगवर के अनिरुद्ध प्रताप सिंह का, निहाली खेड़ा के रघुराज सिंह का। उस रोज रात गांव में ही गुजारी थी उन्होंने। याद किया था मंगलू को। मंगलू खुश होगा, मना रहा होगा उन्नाव में मालिक का जी लग जाए, अपने गांव में रुक जाएं वहाँ 3-4 रोज, जैसा कि कहकर गए हैं। मंगलू का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। काम के बोझ से मुक्त रहेगा लड़का। उनके लिए रोटी जो नहीं पौनी पड़ेगी उसे। अपने घर में अपनी अम्मा के हाथ की पाई रोटी खाएगा। टाट के घर में रहता है, ईंटों का चूल्हा है उसके घर। अम्मा ईंट गारा ढोती हैं ठेकेदारी में। ट्यूबवेल पर सोने का निश्चय किया था उन्होंने। बड़े भतीजे ने वहाँ पड़ी बांध की खटिया में मसहरी लगाने का इंतजाम कर दिया। आग्रह करता रहा बार बार, चाचा बंगले में क्यों नहीं सो रहे। उन्होंने उसे आश्वस्त किया था अपने खेतों के बीच सोने का सुख लेना चाहते हैं वे, जो कभी नहीं ले पाए। खाना भी वही मंगवा लिया था उन्होंने। दिन बीत गया, कुछ पुराने साथियों की देहरी डोल आए। साथी तो नहीं थे मगर उनके बूढ़े माँ बाप से मुलाकात हो गई, उनके हाल चाल मिल गए। वहाँ से निकले तो साथ आई बारी के बेटे रतुआ के संग अपने चक की ओर निकल लिए। उनके हिस्से के खेत कम नहीं थे, फसल खड़ी हिलोरे भर रही थी। इतने खेतों के बदले सिर्फ एक बड़ा प्लेट, जिसे इनके पाँव नापना चाहेंगे तो कुल 25 कदम में नाप लेंगे। नहीं याद है कि अपने एक के बाद फैले खेतों की मेड़ों मेड़ वह कितने मिनट तक चलते रहे। चलते चलते थकने लगे थे। मात्र खेत ही उनके नहीं थे। खेतों के ऊपर तना हुआ उतना आसमान का टुकड़ा भी उनकी मिल्कियत का था, बिना किसी लिखा पढ़ी के। बल्कि खेतों की सीमा तक वह सीमित नहीं था, असीमित था। सोचना तो होगा ही उन्हें जो पाएंगे, इसके बदले वह कितना पाना होगा या पाकर कितना खोना होगा। रतुआ से कहा था उन्होंने, उसकी खटिया वह ट्यूबवेल वाले कमरे से निकाल कर बाहर बिछा दे। उन्हें पता नहीं था वह कब सोए। इतना स्मरण है कि वह मच्छरदानी की छत से बड़ी देर तक आसमान के तारों की टिमटिमाहट को जोहते रहे थे। नींद आ गई शायद। उन्होंने नींद से कहा था, आ जाओ अब मुझे सोना है। भारी होती हुई पलकों ने उन्हें विस्मित कर दिया। इतने दिनों बाद नींद ने उनका कहना कैसे मान लिया, वह भी बाध की खटिया पर। सुबह नींद खुली तो उन्हें लगा भोर वैसी रही नहीं है जो उन्हें उस रोज गांव में रुकने के लिए बाध्य कर देती। टीको जी चढ़ी गर्म चाय की केतली राम अवतार के घर से ले आया था। बड़ी बहू सलीके की है, सलोन की है, अमेठी से एमए किया है। परछन आदि हो जाने के उपरांत मुंह दिखाई के समय भौजी ने उन्हें बड़े भैया को मुंह दिखाई के लिए आंगन में बुलवाया था। छुट्टन टेंट ढीली करक पड़ी का देहो मुँह दिखाई में बड़के की दुल्हन को। आंखें बंद करके उन्होंने सोचने की मुद्रा अपनाई थी। अपनी सबसे प्रिय वस्तु लाओ निकालो,
हम घूंघट उठाए थे दुल्हन का। बिछी जाजिम पर गर्दन झुकाए बैठी दुल्हन को घेरे बैठी मेहरियों ने मुंह पर आंचल दे खुखुआते हुए दूसरे को कनखियों से देखा। पूरब गांव वाली की तनिक उनकी फुल्लौरी सी नाक पर आ दुबकी थी। पूरब गांव वाली की तिनक उनकी फुल्लौरी सी नाक पर आ दुबकी थी। दिखाओ ना मुंह भौजी, तब तो मुंह दिखाई देंगे। गुमान से तरवतर भौजी ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया था। गंदुमी सलोमनापन क्षण भर को दमका था। बच्ची लगी बड़ी बहू उन्हें। एमए की डिग्री नकली तो नहीं कहीं है उसकी। निकारों ने देख ली नो ना, पान रचता है तो भौजी के ओंठों पर। अचानक वह झुके दुल्हन की बगल में सटी बैठी भौजी को लपक कर उन्होंने अपनी गोद में कौरिया लिया और गठरी बना दुल्हन के सामने बैठा दिया। हमारी ओर से ये है आपका नेम, इनसे बड़ी मिल्कियत हमारे पास दूसरी नहीं है दुल्हन, स्वीकारो आशीष सहित। दुल्हन ने लखौटा नीचे कर कलाइयाँ झनकाते हुए उनको पैलागी की थी। चांदी के 5 रुपए धर दिए चचिया ससुर के पाँव पर। भौजी ने पलट कर आंखें तरेरी। ठिल्लड़ ना करो छुट्टन, सीधे सीधे नेग निकारो, सगुन का समय है। निरीह सकल बना उन्होंने बड़े भैया की शरण ली। हमने झूठ कहा बड़े भैया। बड़े भैया ने ठहाका मारा। तुमने कोई झूठ नहीं कहा छुट्टन, भाई छुट्टन के नेग में हमारा भी नेग समझो। राम अवतार को उन्होंने हिदायत दी थी, आधा घंटे में नहा धोकर तैयार हुए जा रहे। बड़के की दुल्हन से कहना नाश्ते में दलिया बन जाए तो बेहतर है। काहे नहीं बन जाएगा मालिक। नाश्ता खत्म कर तैयार होकर दरवाजे पहुँचे थे। बड़े भैया कहीं जाने के लिए तैयार दिखे। अपना कार्यक्रम उन्हें बताना जरूरी लगा। सांझ को लखनऊ लौट जाना चाहते हैं हम। राम अवतार बता रहा था 5 बजे की है एक बस। रुको ना, जल्दी क्या है, आते नहीं फौरन लौटने के लिए फड़फड़ाने लगते हो। पूरब गांव वाली दुल्हन भी नहीं रही अब, बाल बच्चों की अपनी दुनिया है। लौट के दोपहरी भोजन साथ करेंगे। यहीं हलवल खेड़े तक जा रहे हैं। कलाई पलट घड़ी पर नज़र डाली उन्होंने। 1:45-2 तक लौट आएंगे। कुछ बोलने के लिए उद्यत हुए बड़े भैया ठिठक गए। बोलो नहीं नहीं, आप जीप ले जाएं। हम जीप नहीं ले जा रहे, एक आध जगह रुकते हुए जाना है। भट्टे पर नई ईंटें पारी जा रही हैं, वहाँ भी चक्कर लगाना है। चौकसी नहीं होती तो काम में ढीले पड़ जाते हैं जन मजूर। खैर तुम बताओ समय। तो हम सोच रहे हैं बड़े भैया की कुछ पुराने मित्रों को देख आओ, जीप में डीजल भरा है। हम बड़के से कह देते हैं भीतर से राइफल लाकर दे दे तुम्हें, रख लो गाड़ी में। सावधानी जरूरी है। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ तो और भी, चाहो तो राम अवतार को लिए जाओ साथ। भीतर चौंके थे वह। बड़े भैया ने कैसे अनुमान लगा लिया कि वह कहाँ जाना चाह रहे थे। बड़के को राइफल निकाल लाने के लिए कहकर बड़े भैया मुड़ गए। कटरी से जुड़ा हुआ है झुमरी का गांव। जंगल अब भी जंगल है। हालांकि जिस हालत में रह रहे हैं सोच कर नहीं चले थे कि बिना सेंट्रो और दिलावर के वह गांव में होते हुए भी झुमरी के पास जा सकेंगे। हमेशा से निभता चला आया नियम तोड़कर। रात सोने से पहले तारों की दूधिया टिमटिमाहट को निहारते जीते हुए लगा था कि मसहरी के भीतर झुमरी होती तो सीने से दुबकी वह जिद ठान लेती, अभी वे नींद ना बुलाएं, वह मालिक के गोड़ चापेगी। उम्र बीत गई, झुमरी के ठिकाने कभी गए नहीं। दिलावर उसके घर आकर उसे गाड़ी में बैठा लाता था। रात रुकना हुआ तो रुकते थे। पूर्वा जाकर मगर बड़े भैया से यही कहकर निकलते कि सांझ ही लौट रहे हैं लखनऊ। राइफल उन्होंने आगे की सीट पर लिटा ली, देह के निचले हिस्से को छू रही है। गाड़ी चलाते हुए कंधे पर टांगना मुश्किल है। रमुआ की आकस्मिक मृत्यु के बाद से चिंतित रहने लगे थे। झुमरी अकेली रह गई, कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो न पूरब गांव वाली की जानकारी में थीं, न अभय और बहू की जानकारी में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की मियाद अगले माह पूरी होने को है। झुमरी का खाता उन्होंने चुपचाप गांव के बगल वाले पोस्ट ऑफिस में बरसों पूर्व खुलाया था, अंगूठा लगवाकर। पोस्ट मास्टर जनरल विनोद उनका मित्र रहा, स्कूल का सहपाठी। उचित अवसर देखकर वह कुछ न कुछ रकम उसमें कहकर झुमरी के खाते में जमा करवाते रहते थे। विनोद हृदयाघात में चल बसा। हो रहे होंगे 1.5 वर्ष। विनोद को खोकर उन्हें महसूस हुआ था कि मित्र विहीन हो गए वह।
जब भी मिलते झुमरी को ऊपरी खर्च के लिए नगद थमा आते। 2.5 लाख रुपए यदि जमा करवा दें उनके नाम पोस्ट ऑफिस में तो 9% ब्याज मिलता रहेगा उसे। रकम हाथ आते ही उन्हें ये काम बिना समय गंवाए पूरा कर देना है। रास्ता ठीक चल रहे हैं, ठीक ही चल रहे हैं, बदला क्या है। रास्ता देरी से बदलते हैं जिंदगी तेजी से। पूछ पाछ कर झुमरी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। गांव के भीतर ठीक उसके घर के दरवाजे अचानक जीप ले जाकर खड़ी कर देना मुनासिब होगा। किसी ने पहचान लिया बड़े भैया की जीप है तो पुरानी जगह खड़ी नहीं कर सकते, काफ़ी दूर है घर। झुमरी गांव के दाहिनी ओर जो बूढ़ा बरगद है उससे लगी एक गड़ही है। बरगद के तने की आड़ में जीप कुछ देर के लिए खड़ी की जा सकती है। राइफल जीप में नहीं छोड़ी जा सकती, साथ टांग कर कैसे चल सकते। झुमरी ने उन्हें इस रूप में कभी देखा नहीं। उनकी राइफल दिलावर के जिम्मे होती थी। एक किशोर सामने से आता हुआ दिखा। भीगी मसें हड़ियल देह को मासूमियत नवाज रही थी। झुमरी का घर पहुंचने पर उसने कौतूहल से जीप की ओर देखा, फिर उनकी ओर। यहाँ से सीधे सीधे चले आओ। भाई जो दुमंजिला मकान दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक वही के बगल में एक ठो चबूतरा है। चबूतरे पर जो कोठरियाँ बनी है ना, झुमरी बुआ का घर वही है। रुको, मुड़ेत किशोर को उन्होंने टोका। रुको, मुड़ते किशोर को उन्होंने टोका। मेरा एक काम करोगे? कौन काम? किशोर की आंखों का कौतूहल अब भी उसकी आंखों में दुबका था। तुमने झुमरी बुआ को कहा है ना? तुमने झुमरी को बुआ कहा है ना? हाँ, तो अपनी झुमरी बुआ को यहाँ बुला लाओगे? कहना उन्हें दिलावर बुला रहे हैं, बरगद की बगल में खड़े हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। मिलने के लिए आए हैं, जल्दी में है, लौटना है दूर। बुआ के घर में सांकल लगी है, ताला पड़ा है। झुमरी के घर में? उन्होंने तस्दीक करनी चाहिए। हाँ, उन्हीं के घर में। कहाँ गई हैं? बता सकते हो कि कहाँ गई हैं? कहीं आसपास? आसपास नहीं, बुआ तो भगवान के घर चली गई। सुनकर वह भौचक रह गए। तुम झुमरी के बारे में ही बता रहे हो? किसका बेटा है रमुआ? जिसका बेटा है रमुआ? हाँ हाँ, रमुआ की अम्मा झुमरी बुआ। रमुआ हमार दोस्त रहा। पहले रमुआ झुमरी बुआ का छाड़ के भगवान के घर चला गया। अब झुमरी बुआ रमुआ के पास चली गई। ये जो पीछे गड़ही दिखाई दे रही है ना, लील गए झुमरी बुआ का महीने भर पहले। दिखाई नहीं पड़ता था आँखी से उनको। बताते हैं लोग उनकी बकरी पानी में घुस गई रहा। बकरी बच गई, बुआ डूब गई। किशोर हिलक हिलक कर सुबकने लगा था सहसा। सौदा सुलभ मंगवाती रहें बुआ तुमसे, सौदा सुलभ मंगवाती रहें बुआ हमसे। उनके मरे के बाद उनकी बकरी रोज़ खूंटा तोड़ाए के यहीं गड़ही के किनारे आके खड़ी हो जात रहा है। हफ्ता भर से नहीं दिखाई पड़ी। बकरियान ककिया कह रही थी, बकरियान ककिया कह रही थी कौनो चिकौना बकरा काटने वाला पकड़ लेगा बकरी का। सुनकर वजह से आपा खो बैठे। झुमरी को तलाशने गड़ही की ओर दौड़े। अकबकाया किशोर भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। चीखता हुआ सुनाई पड़ रहा था उन्हें, ये क्या कर रहे हैं आप? गड़ही बहुत गहरी है। गड़ही के पास जाते ही आदमी रपट जाता है। बुलाती है गड़ही, बुलाकर लील लेती है। गड़ही के बारे में ये कहानी मुझे मेरे बाबू ने सुनाई थी। मेरे बाबू को उनके बाबू ने, उनके बाबू को उनके बाबू ने, और उनके बाबू को उनके बाबू ने। हाँफते हुए से वे लौट कर किशोर के पास आ खड़े हुए। पैंट की जेब से उन्होंने अपना मनी पर्स निकाला। उसमें से 1000 रुपये निकाल कर किशोर की मुट्ठी में चाप दिए। सुबकन को घुटकता हुआ किशोर गीली चकित आंखों से उनकी ओर निर्निमेष देखने लगा। आप कौन हैं? बताया था ना, दिलावर। ना, आप दिलावर नहीं हैं। दिलावर नहीं तो फिर कौन है हम? जीप के करीब आ गए थे वे। उचक कर जीप में बैठ गए। वाइपर ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट को मोड़ी, एक्सीलेटर पर पाँव दे दिया। बूंदाबांदी हो रही है शायद। आप रमुआ के बप्पा हैं? हमरे रमुआ के बप्पा। बिरजाए किशोर की आवाज़ उनकी जीप के पीछे दौड़ रही थी। एक साथ कई बच्चे पिपहरी बजा रहे थे। कन फोड़ई तीखे स्वर कानों में सूजे से चुभ रहे थे। बिसाती अब तक गली से गया नहीं। मंगलू आया नहीं अब तक। 4 बजे तक अपने घर जाकर लौट आएगा कहकर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं मंगलू ने आकर दरवाज़ा खटखटाया हो और उन्हें सुनाई ना दिया हो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं। नींद में थोड़े ही है वे। नींद तो बैर निभा रही है, मामूली झपकी तक नहीं आई उन्हें। दोपहर का भोजन करा के फ़ौरन निकल गया मंगलू। कोई नहीं आ रहा होगा, अपने नियम का पक्का है। सुबह 6:30 बजे के करीब उसकी माँ उसे
उनके दरवाजे छोड़ जाती है। उनके माने मकान मालिक के बड़े गेट के अंदर आते ही उसका काम शुरू हो जाता। वह चाय बनाता, नाश्ता तैयार करता, फिर थैला लटकाकर साग सब्जी लेने निकल जाता। नहाते धोते हैं वह कपड़े धोता है, कपड़े क्या धोता है, मंगलू अक्सर किसी न किसी कमीज या कुर्ते के बटन तोड़ देता है। बिसाती के पास सुई धागा होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। गांव में वह प्रत्येक ज़रूरत की चीज़ रखता था। सुई और धागा दोनों होंगे उनके पास। बटन ही नहीं टाँकती सुई जिंदगी के पैबंदों पर भी टाँके लगाने में माहिर है। उठे गली में झांक आए, लेकिन जाएं चिगड़े मिगड़े पायजामे कुर्ते में। बिसाती से मिलना जरूरी है, जाना तो होगा, देखना चाहते हैं उसे एक बार। ठीक वही है, ननकू बिसाती की बदल गया। विचित्र है, सब कुछ बदल रहा है, मगर कहाँ से और कैसे। कोई हफ्ता भर पहले उन्होंने कोठी में अखबार डालने वाले से कहा था वह हिंदी के 3 फला फला और अंग्रेजी के 2 फला फला अखबार उनके कमरे पर डाल जाया करें। अगले किसी रोज़ वह गांव जाने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन लौटने पर उन्हें अखबार मिलने चाहिए, एक भी कम ना हो। पड़े रहेंगे कमरे के बाहर। कोठी के पिछवाड़े स्थित इस कमरे में कौन उठाकर ले जाएगा। चौकीदार भोलू से भी कहकर जाएंगे वह गेट पर नज़र रखे, उनके कमरे का भी ख्याल रखेगा तो वह उसका भी ख्याल रखेंगे। कम से कम सुबह बस स्टैंड के पास वाली पत्र पत्रिकाओं की दुकान से अखबार ढोकर लाने की जहमत से तो मुक्ति मिलेगी। कभी जाने में देर हो जाती तो एक आध अखबारों की प्रतियां खत्म हो जाती। दुकानदार चकित होता। एक सवाल दागा था उसने, बाबूजी पत्रकार हैं, अकेले हैं। वह हंसे थे। भाई बारी बारी से पढ़ते रहते हैं जवाब, और हो भी क्या सकता। दुकानदार के चेहरे के भाव से प्रतीत हुआ कि वह उनके जवाब से संतुष्ट नहीं। सोचा होगा उसने, बाबूजी के घर पर टीवी नहीं होगा। अभय को पता है, फला फला 2 अखबार उनकी आदत बन चुके हैं। बरसों से घर पर वही आ रहे हैं। अभय को ये भी पता है कि बप्पा जहाँ भी होंगे, इन 2 अखबारों से ही उनके दिन की शुरुआत होगी। उन तक पहुँचने और अखबार पहुँचने का माध्यम भी ये 2 ही अखबार हो सकते हैं। गोमती नगर वाले उनके कमरे में उनकी और पूरब गांव वाली की साथ साथ वाली तस्वीर टंगी हुई है। उन्होंने नहीं, पूरब गांव वाली ने मढ़वाकर टांग दिया था। वे कभी इस पक्ष में नहीं रहे, न उनकी रुचि रही कि अपने ही घर में रहते हुए घर की दीवारों पर अपनी निर्जीव तस्वीर टांगी जाए। उन्हें उम्मीद थी अभय उनके घर से नदारद होने को हल्के में नहीं ले सकता। उनका अपना खून है, प्रतीक्षा करेगा वह। रूठ के गए हुए बप्पा स्वयं कुछ दिनों पर वापस घर लौट आएंगे। नादान नहीं है वह। देने को उनके घर छोड़ने के 2-4 रोज बाद ही पुलिस में गुमशुदगी की एक FIR दर्ज करा सकता था। गांव फ़ोन कर सकता था। उनकी आदत में शुमार अखबार में फ़ोटो प्रकाशित करवा उनसे लौट आने का मनुहार कर सकता था। यही कारण है आदत में शुमार अखबारों के अलावा वह अन्य उन अखबारों को भी खरीद रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपने कार्यालय से अभय को उठाकर लाते हुए देखा है। मुफ्त घर आने वाले अखबारों को भी वह पढ़ा करते थे। शायद उनमें से किसी में उनके घर लौट आने के मनुहार का इश्तहार दे दें, तो उन तक उनकी सूचना तो पहुंचनी चाहिए ना। अपनी समझ और धैर्य में वह रोज़ सभी अखबारों को, गुमशुदा कॉलम को एक बार नहीं कई बार देखते और अनेक लोगों के बीच अपनी निर्जीव तस्वीर तलाशते हैं। कहीं नहीं मिली उन्हें उनकी निर्जीव तस्वीर, जिसे कभी वह देखना नहीं पसंद करते थे। क्यों देखने का मन करता है अब उसी तस्वीर को। छोड़ आए घर तो छूट जाना चाहिए ना। कैसा अनहोना क्षण था, कल्पना नहीं की थी उन्होंने। दुस्साहसी हो उठे, सभी सीमाएं पार करता हुआ सोच भी कैसे सकते थे। उनकी निगाह कभी नहीं उठी बाबा की आंखों में आंखें डालने के लिए, न अपने बप्पा की आंखों में सीधे से आंख उठाने की। बड़े भैया के अदब में कभी आवाज़ ऊंची हुई उनकी, न गर्दन सीधी। अभय ने थप्पड़ मारने के लिए उठी उनकी कलाई को उदंडता से कस लिया था अपनी मुट्ठी में। मुट्ठी कसती ही गई थी जैसे उनकी कलाई न हो, गर्दन उनकी पकड़ में। जमीन जायदाद का मामला मेरे सामने सुलटाइए बप्पा, कई बार दोहरा चुका हूँ। ये आखिरी बार है, आखिरी बार। हमें सब मालूम है, सब कच्चा चिट्ठा। मरने से पहले अम्मा ने कुछ नहीं छिपाया। बताया आपने कोई अलग वसीयत बना रखी है। अम्मा ये भी बता गई हैं, जिंदगी भर आप अपनी कमाई बेशर्मी से लुटाते रहे हैं उस बदजात बेड़िन पर। पढ़ाया है उसके बेटे को आपने, घर बनवा कर दिया है उसे।
ज़मीन खरीद कर दी है, पतुरिया मांग भरती रही है आपके नाम की। हिम्मत है और सुनने की है तो सुनिए। अम्मा कहती थी बंटवारे के लिए आप कभी राजी नहीं होंगे। बड़ी अम्मा के साथ आपके नाजायज संबंध रहे हैं। छी, मुंह देखना भी पाप है ऐसे कमीने बाप का। कलाई झटक कर वह आवेश से कांपते हुए अपनी अलमारी की ओर बढ़े थे। अपनी भरी हुई राइफल निकालने सहते रहे, खामोश रहे, कोशिश करते रहे कि पूरब गांव वाली और उनके बीच उस सप्तसदी की आंच सदैव बनी रहे। भले वह उन्हें कायम न रख पाए हों, मगर कहाँ कायम रह पाई। उन्होंने यह भी स्वीकारा था कि उनके साथ जबरई नहीं हुई थी। पूरब गांव वाली के स्वीकारने के बावजूद उन्होंने उनसे वादा किया था। बहकता मर्द ही नहीं है, बहकती औरत भी है। दोनों अपनी कुल मर्यादाओं और दायित्वों का पालन करेंगे। उनके संशय के बावजूद वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। घर की देरी के लिए भी लक्ष्मण रेखा होगी। रमुआ के बाद उन्होंने उस वचन को निभाया। लगातार अपने से झूठ बोलते रहे, सोच कर कि झूठ को सच बना लेंगे एक रोज। आदत पड़ जाएगी, झूठ से सच बने, सच की आदत पड़ गई। उनका विद्रोही चेतन अनुकूलित होता रहा। पाया ठाकुर अखिलेश प्रताप सिंह ने कि वह उन तिल तिल तोड़ने वाले जीवन के काले प्रश्नों को दफन कर चुके हैं, बल्कि दफन हो गए वह स्वयं। झुमरी से कहा भी था उन्होंने, काश तुम्हारे लिए मेरे पास कोई नितांत अपना ठौर ठिकाना होता, घर होता मेरा अपना, सिर्फ अपना, जहाँ मैं तुम्हें रख सकता। पर घर जो मेरा वह घर कहलाता है, वह सिर्फ मेरा नहीं है। कहते हैं झुमरी मर्द को उसकी सत्ता से पुत्र के रूप में से बारिश देने वाली स्त्री ही बेदखल करती है। आज मैं बेदखल हो गया, कर दिया गया। हाँ, उस पराये खून से। शायद मैं गलत कह गया। जिसे मान लिया था वह पराया कैसे हुआ। ट्रिगर पर से किसने उनकी थर्राई कलाई धर ली थी। अभय तो दीवार से चिपका हुआ आसन मृत्यु की कल्पना से अवसन्न दांत बीचे अड़ौल खड़ा हुआ था उनके सामने। राइफल नीचे करिए मालिक, काहे अनर्थ को न्यूत रहे हैं। अपने माने हुए से मुकर रहे, नहीं मुकर सकते आप। चेत में आइए मालिक, चेत में। झन 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 उफली बजा रहा बिसाती। खरीदने वालों को बजाकर दिखा रहा होगा, फिर दिखाना पड़ता है उसे। थिरक रहा है क्या वह स्वयं ढपली की थाप पर? कहाँ भटक रहे हैं वह? सुई धागा लेना है उन्हें उससे बटन टाकने के लिए, नहीं तो कपड़े पहन नहीं पाएंगे। कम कपड़े हैं उनके पास। कुछ नए खरीदे थे यहाँ उन्नाव आकर। मंगलू आया नहीं, चाय का समय हो रहा। छत पर पंखे के डैने घूमने लगे। बिजली आ गई, तेज चल रहा है पंखा। फुल पर है शायद रेगुलेटर, उठकर कम करना होगा। उसी रात लखनऊ से निकल लिए थे, अपनी अस्थिरता से भयभीत, अनर्थ से भयाक्रांत। क्रोध कहीं मदान्ध हो उठा। फिर तो निकलने से पूर्व भरी राइफल के कारतूस अलग कर दिए थे उन्होंने, बल्कि कारतूसों का पैकेट रख लिया था उन्होंने। किसी गटर के हवाले कर देंगे। गांव से वापस ही क्यों लौटे? गांव से नहीं टिक सकते थे तो गढ़ई को अंतिम ठौर बना लेते। पंखा फुल पर चल रहा था। वे पसीने से नहा रहे हैं। क्या वह गढ़ई के भीतर प्रवेश कर रहे हैं? पानी कमर से ऊपर हो रहा है, ऊपर और ऊपर और ऊपर। अपने को साथ नहीं पा रहे हैं। तलुओं को गढ़ई की चिकनी मिट्टी रपटा रही है, रपट रहे हैं वे। लो, रपट गए। सांसें भक भका रही हैं पानी में। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल की लिखी कहानी ठेकेदार। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।